बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप सुन रहे हैं द काइट रनर उपन्यास का भाग 10। जमान ने अपने हाथ हटाए। मुझे 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं फटे हाल हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत इस यतीम खाने के लिए खर्च कर दी है। जो कुछ भी मेरे पास था, चाहे वो मैंने कमाया हो या मुझे अपने बाप दादाओं से मिला हो, मैंने इस नामुराद यतीम खाने चलाने के लिए बेच दिया। आपको लगता है कि पाकिस्तान या ईरान में मेरा परिवार नहीं है? मैं भी दूसरों की तरह भाग कर जा सकता था, लेकिन मैं नहीं भागा। मैं रुका रहा इनकी खातिर। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर मैं उसे एक बच्चा देने को इनकार कर दूं तो वो 10 लेकर जाएगा, इसलिए मैं उसे एक को ले जाने देता हूँ और फैसला अल्लाह पर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी शर्म घोट कर पी लेता हूँ और उसके नामुराद गंदे रुपए ले लेता हूँ। इसके बाद मैं बाजार जाता हूँ और इन बच्चों के लिए खाना खरीद कर लाता हूँ। फरीद ने नज़रें नीचे कर ली। जो बच्चे वो ले जाता है उनका क्या होता है? मैंने पूछा। जमान ने अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से आंखें मली। कभी कभी वो लौट आते हैं। वो कौन है? हम उन्हें कैसे खोज सकते हैं? मैंने कहा। कल गाजी स्टेडियम चले जाइए, आप उसे हाफ टाइम में देखेंगे। वो काला चश्मा पहने हुए होगा। उसने अपना टूटा हुआ चश्मा उठाया और अपने हाथ में उसे घुमाया। और अब मैं चाहता हूँ आप यहाँ से चले जाइए। सारे बच्चे डर गए हैं। वो हमें बाहर तक ले आया। जब ट्रक दूर जाने लगा तो मैंने शीशे में जमान को देखा। वो दरवाजे पर खड़ा था। बच्चों के एक झुंड ने उसे घेरा हुआ था। उन्होंने उसकी ढीली शर्ट का किनारा पकड़ा हुआ था। मैंने देखा कि उसने अपना टूटा हुआ चश्मा पहन लिया था। हमने नदी पार की और भीड़ भरे पश्तूनिस्तान चौक से होते हुए उत्तर की ओर चले। बाबा मुझे वहाँ कबाब के लिए खैबर रेस्टोरेंट में ले जाते थे। वो इमारत तो अब भी वहाँ थी, लेकिन उसके दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे। उसकी खिड़कियाँ टूट गई थीं और उसके नाम से के और आर शब्द गायब थे। मैंने रेस्टोरेंट के करीब ही एक लाश देखी। वो रस्सी से लटक रही थी। एक नौजवान आदमी की लाश बीम में बंधी रस्सी के छोर पर लटक रही थी। उसका चेहरा फूल गया था और नीला पड़ गया था। मरने के बाद जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो अब खून से सने हुए थे और चिथड़े चिथड़े हो गए थे। उस लाश पर शायद ही कोई गौर कर रहा था। हम चुपचाप चौराहे से गुजरे और वकील अकबर खान जिले की तरफ बढ़ने लगे। जहाँ भी मैंने देखा, धूल का एक अंबार शहर और इसकी ईंटों से बनी इमारतों के ऊपर छाया हुआ था। पश्तूनिस्तान चौराहे से कुछ ब्लॉक उत्तर में फरीद ने 2 आदमियों को दिखाया जो जोश में एक व्यस्त नुक्कड़ पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनमें से एक अपने एक पैर पर लंगड़ा कर चल रहा था। उसका दूसरा पाँव घुटनों के नीचे कटा हुआ था। उसने एक नकली पाँव अपने हाथ में लटका रखा था। आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? वो पाँव का मोल भाव कर रहे हैं। वो अपना पाँव बेच रहा है? फरीद ने सर हिलाया। काले बाजार में इसके लिए आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। इससे आप अपने बच्चों को एक आध हफ्ते तो खाना खिला सकते हैं। मुझे हैरान करते हुए वजीर अकबर खान जिले के अधिकतर घरों की दीवारें खड़ी थीं और उन पर अब भी छतें थीं। असल में वो खासी अच्छी हालत में थे। दीवारों के ऊपर से पेड़ झाँक रहे थे और गलियां मलबों से भरी हुई नहीं थी, जैसे कि कारते सेही में भरी हुई थी। सड़कों के निशान फीके पड़ गए थे। उनमें से कुछ मुड़ गए थे और गलियों से और गोलियों से वो छलनी हो गए थे, लेकिन वो अब भी रास्ता बता रहे थे। ये उतना बुरा नहीं है। हैरानी की बात नहीं, यहाँ सब भी सबसे अहम लोग रहते हैं। तालिबान? वो भी? कौन लोग? वो मुझे एक चौड़ी सड़क पर ले जा रहा था जिसकी पटरियां साफ थी। दोनों तरफ घरों की दीवारें थीं। वे लोग जो तालिबान के पीछे हैं। हुकूमत की असली कमान तो उनके हाथों में है। अगर आप नाम जानना चाहते तो हैं वो हैं अरब, चेचन, पाकिस्तानी। फरीद ने कहा। उसने उत्तर पश्चिम में इशारा किया। सड़क नंबर 15 सड़क ए मेहमाना कहलाती है, यानी मेहमानों की सड़क। उन लोगों को यहाँ मेहमान कहा जाता है। मुझे लगता है किसी दिन ये मेहमान सब कुछ तहस नहस कर देंगे। मुझे लगता है यही बात है, मैंने कहा। वहाँ उस तरफ, मैंने एक निशान की तरफ इशारा किया। जब मैं छोटा था तो वो मेरे लिए रास्ता बताने का काम करता था। अगर कभी तुम भूल जाओ, बाबा कहते थे, याद रखना कि हमारी सड़क के आखिर में गुलाबी मकान है। उन दिनों ढलवा छत वाला वो मकान हमारे मोहल्ले में उस रंग का अकेला मकान था। अब भी ये अकेला ही था।
फरीद ने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ी। मैंने दूर से बाबा के घर को देखा। हमें स्वीट ब्रियल की झाड़ियों के पीछे छोटा सा कछुआ मिला था। हम नहीं जानते थे कि वो वहाँ कैसे आया था। हम उसकी देखभाल करने को लेकर बहुत रोमांचित थे। हमने उसके खोल को चमकीले लाल रंग से रंग दिया था। हसन को ख्याल आया, और ये ख्याल अच्छा था। रंग देने से वो झाड़ियों में कभी खो नहीं पाएगा। हमने ऐसा दिखाया मानो हम एक निडर खोज करता हूँ और हमने एक पुराने राक्षस को खोज निकाला हो, जिसे हम दुनिया को दिखाने के लिए लेकर आए हैं। हमने इसे लकड़ी की एक गाड़ी में रखा। उस गाड़ी को अली ने पिछली सर्दियों में हसन के लिए उसके जन्मदिन पर बनाया था। वो हमारे लिए एक बड़ा लोहे का पिंजरा था। देखो, आग निकलने वाले राक्षस को। हम घास पर मार्च करते हुए अपने पीछे लकड़ी की गाड़ी को घसीटते हुए चले। सेब और चेरी के आसमान से बात करते पेड़ों के बीच हजारों खिड़कियों से सर झाँक रहे थे कि नीचे क्या तमाशा हो रहा है। हम आधे चांद के आकार के एक पुल से होकर गुजरे, जिसे बाबा ने अंजीर के पेड़ों के झुरमुट के पास बनवाया था। अब ये छोटा सा पुल नहीं रह गया था। हमारी कल्पना में ये एक बड़ा तारों पर लटकता हुआ पुल बन गया था, जो शहरों को जोड़ता था। उसके नीचे एक छोटा सा तालाब झाग छोड़ते समुद्र में बदल गया। पुल जिन तारों पर लटक रहा था, उनके ऊपर आतिशबाजी छूट रही थी, और आसमान की ओर उठे हुए लोहे के बड़े तार सलामी देते हथियारबंद फौजियों की तरह लगते। छोटा कछुआ गाड़ी में उछल कूद रहा था। हम गाड़ी को लाल ईंटों वाली गोल राहदरी से होते हुए लोहे के दरवाज़ों के बाहर ले गए, और दुनिया के रहनुमा जब वाह वाह करते हुए खड़े हुए, तो हमने उनकी सलामी का जवाब दिया। हम हसन और आमिर थे, मशहूर कतरबाज और दुनिया के मशहूर खोजकर्ता। हमें अपनी साहसिक उपलब्धि के लिए तमगे मिलने वाले थे। चौकन्ना होकर मैं धीरे धीरे राहदरी पर आगे बढ़ा। अब राहदरी में ईंटों के बीच से खरपतवार उगाई थी। मैं अपने अब्बा के घर के दरवाजे के सामने खड़ा खुद को अजनबी महसूस कर रहा था। मैंने जंग लगी सलाखों पर हाथ रखा। मैंने याद किया कि इन्हीं दरवाज़ों से एक बच्चे के रूप में मैं हज़ारों बार दौड़ा था। तब जिन चीज़ों के पीछे मैं भागता था, उनका अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो तब कितनी अहम लगती थी। मैंने गौर से भीतर देखा। राहदरी का अगला हिस्सा दरवाजे से होते हुए आंगन तक ले जाता था, जहाँ हसन और मैं गर्मियों में बारी बारी से साइकिल चलाना सीखते थे। अब मुझे वो उतना चौड़ा नहीं लग रहा था जितना मुझे याद था। नीचे बिछे काले पत्थरों में टेढ़ी मेढ़ी दरारें पड़ गई थीं, और उनकी फांकों के बीच से घास उगाई थी। बेद मजनू के अधिकतर पेड़ों को काट दिया गया था। वे पेड़ जिन पर हसन और मैं चढ़कर पड़ोसियों के घरों में शीशे चमकाते थे, जो अब भी खड़े थे और उनमें पत्तियां नहीं थी। बीमार मक्के की दीवार अब भी थी, हालांकि अब मुझे उस दीवार के आसपास कोई मक्का नहीं दिखी, ना तो बीमार और ना ही अच्छी। दीवारों पर पेंट झड़ने लगा था और इसके टुकड़े कैंचुल की तरह उतर रहे थे। लॉन शहर भर पर छाई धूल की तरह बादामी रंग का हो गया था। उसमें कहीं कहीं घास के बजाय धूल बिखरी हुई थी। राहदरी में एक जीप खड़ी थी। ये देखना बहुत अजीब सा लगा। वो जगह बाबा की काली मास्टरूम की थी। सालों तक मास्टरूम के 8 सिलेंडर हर सुबह गुजरते थे और मुझे नींद से जगाते थे। मैंने देखा कि जीप से तेल छलक कर राहदरी में फैल गया है। इससे एक बड़ी नाव जैसा धब्बा बन गया है। जीप के पार एक पहिए वाला ठेला खाली पड़ा था। मुझे गुलाब की उन झाड़ियों का कोई निशान नहीं मिला जिन्हें बाबा अली ने राहदरी में बाईं तरफ लगाया था। काले पत्थर पर केवल धूल बिखरी हुई थी और घास थी। फरीद ने मेरे पीछे 2 बार हॉर्न बजाया। हमें आगे जाना चाहिए आगा, लोगों को शक होने लगेगा, उसने पुकारा। बस मुझे 1 मिनट और दो। ये घर, बचपन की मेरी उस फैली हुई सफ़ेद हवेली के आगे कुछ नहीं था जो मुझे याद थी। ये छोटा दिख रहा था। छत झुकी हुई थी और प्लास्टर में दरारें आ गई थीं। बैठक की खिड़कियाँ, कोठरी और ऊपर के मेहमान खाने का बाथरूम टूट गया था। साफ प्लास्टिक या लकड़ी के तख्तों को लापरवाही से फ्रेम पर ठोक कर खिड़की बंद कर दी गई थी। एक समय का चमकदार सफ़ेद पेंट अब भूतिया भूरे रंग में बदल गया था और कई जगह से उखड़ गया था। उसके नीचे से ईंटों की परतें दिख रही थीं। सामने की सीढ़ियाँ उखड़ गई थीं। पूरे काबुल की तरह मेरे अब्बा का घर भी तहस नहस भव्यता की तस्वीर था।
मैंने अपने पुराने सोने के कमरे की खिड़की खोजी। दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों से दक्षिण तीसरी खिड़की। मैं पंजों के बल खड़ा हुआ, लेकिन खिड़की के पीछे कुछ नहीं दिखा सिवाय परछाइयों के। 25 साल पहले मैं इसी खिड़की के पीछे खड़ा था। बारिश की मोटी बूंदें पल्लों से फिसल कर गिर रही थीं और मेरी सांस से खिड़कियों पर कोहरा बन रहा था। मैंने हसन और अली को अपना ट्रंक में सारा सामान भरकर मेरे अब्बा की कार में लादते हुए देखा था। आमिर आगा, फरीद ने फिर पुकारा। आ रहा हूँ, मैंने पलट कर जवाब दिया। पागलपन की हद तक मैं भीतर जाना चाहता था। मैं सामने की सीढ़ियों पर चलना चाहता था, जहाँ अली हसन और मेरे बर्फ़ के जूते उतारता था। मैं कोठरी में जाना चाहता था और संतरे के छिलकों की महक पाना चाहता था, जिन्हें अली स्टोव में बुरादे के साथ जलने के लिए डालता था। मैं रसोई की टेबल पर बैठना चाहता था और नान के एक टुकड़े के साथ चाय पीना चाहता था। मैं कोई पुराना हज़ारा गीत गाते हुए हसन को सुनना चाहता था। फिर हॉर्न बजा। मैं पटरी पर खड़े लैंड क्रूज़र के पास लौट आया। फरीद स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझे एक और चीज़ देखनी है, मैंने उसे बताया। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? बस मुझे 10 मिनट दे दो। तो जाइए। इसके बाद जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो वो बोला, सब कुछ भूल जाइए, इससे आपको आसानी होगी आगा। किस में? चलते चलने में, फरीद ने कहा। उसने अपनी सिगरेट खिड़की के बाहर उछालते हुए कहा, आप और कितना देखना चाहते हैं? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी यादों की कोई चीज़ नहीं बची है। भूल जाना ही बेहतर होगा। मैं अब और भूलना नहीं चाहता। मुझे 10 मिनट और दे दो। हमें, हसन और मुझे, बाबा के घर के ठीक उत्तर में मौजूद पहाड़ी पर चढ़ने में शायद ही कोई मुश्किल होती। हम एक दूसरे का पीछा करते हुए भागकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाते या फिर ढाल वाले टीले पर बैठ जाते, जहाँ से दूर का हवाई अड्डा अच्छी तरह दिखता था। हम हवाई जहाज़ों को उड़ान भरते और उतरते हुए देखते और इसके बाद हम फिर भागने लगते। अब पथरीली पहाड़ी के ऊपर पहुँचते पहुँचते लग रहा था कि हर एक चढ़ती हुई सांस के साथ मैं आग में सांस ले रहा हूँ। मेरे चेहरे से पसीना टपकने लगा। मैं थोड़ी देर खड़ा ज़ोर ज़ोर से सांस लेता रहा। मेरे बगलों में मानो सुई चुभ रही थी। इसके बाद मैंने वीरान कब्रिस्तान को खोजने के लिए नज़र उठाई। मुझे उसे तलाश करने में बहुत देर नहीं लगी। वो अब भी मौजूद था और साथ में पुराना अनार का पेड़ भी। मैंने पत्थर के हल्के काले दरवाजे का सहारा लिया। वहीं हसन ने अपनी अम्मी को दफनाया था। पुराने लोहे के दरवाज़ों की चूलें निकल गई थीं। कब्रों के सिरहाने लगे पत्थरों से उनके बारे में पता लगता था, लेकिन वो पत्थर अब घास की झाड़ियों में ढक गए थे और मुश्किल से ही दिख रहे थे। कब्रिस्तान के घेरे हुए एक नीची दीवार पर 2 कौवे बैठे थे। हसन ने अपने खत में बताया था कि अनार के पेड़ पर बरसों से फल नहीं लगे हैं। उन मुरझाए हुए ठूंठ को देखते हुए मुझे नहीं लगा कि वो दोबारा कभी फल देगा। मैं उसके नीचे खड़ा हुआ। मुझे वो सारे पल याद आए जब हम इस पर चढ़ते थे, इसकी डालियों पर पैर फैला कर बैठते थे, इस पर बैठकर अपने पाँव झुलाते थे। इसकी पत्तियों से छनकर आती चितकबरी धूप हमारे चेहरों पर रोशनी और परछाई की पच्चीकारी करती थी। अनार का तीखा स्वाद मेरे मुंह में फैल गया। घुटनों के सहारे झुककर पेड़ के तने पर मैंने अपना हाथ फहराया। मैं जिस चीज़ की तलाश कर रहा था वो मुझे मिल गई। खोद कर लिखे गए अक्षर मध्यम पड़ गए थे और करीब करीब मिटने लगे थे, लेकिन उन्हें पढ़ा जा सकता था। काबुल के सुल्तान आमिर और हसन। मैंने उन अक्षरों को अपनी उंगलियों से टटोरा। मैंने दरारों से छाल के छोटे छोटे टुकड़े चुने। मैं पैर मोड़कर पेड़ की जड़ पर बैठा और दक्षिण की तरफ अपने बचपन के शहर को देखा। उन दिनों हर घर की दीवार के पीछे से पेड़ों की फुंगियाँ झांकती थी। आसमान फैला हुआ और नीला था। तारों पर सूखने के लिए डाले गए कपड़े धूप में चमकते थे। अगर आप गौर से सुनते तो वज़ीर अकबर खान की गलियों से अपने गधे के साथ गुजरते फल बेचने वाले की पुकार भी सुनाई देती। चेरियाँ, खुबानियाँ, अंगूर। खूब सुबह आपको 9:30 की मस्जिद से मुअज्जिन की अजान भी सुनाई देती। मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि फरीद मेरी तरफ हाथ लहरा रहा है। चलने का समय हो गया था। हम दोबारा दक्षिण जाने लगे, पश्तूनिस्तान चौराहे की तरफ।
हम अनेक लाल पिकअप ट्रकों के पास से गुजरे। उनमें हथियारबंद दाढ़ी वाले नौजवान भरे हुए थे। जब भी हम उनके पास से गुजरते, फरीद होठों ही होठों में उन्हें बद्दुआएं देता। मैंने पश्तूनिस्तान चौराहे के करीब एक छोटे से होटल में कमरा लिया। एक जैसी काली पोशाकों और सफ़ेद दुपट्टे में 3 लड़कियां काउंटर के पीछे एक दुबले और चश्मा लगाए आदमी से लिपटी हुई थीं। उसने मुझसे $75 की मांग की। इस जगह की हालत देखते हुए ये रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। हवाई में बीच हाउस के महंगे किराए की शक्ल में रुपयों की लूट एक बात थी, अपने बच्चे पालने के लिए महंगा किराया वसूलना दूसरी बात। होटल में गर्म पानी नहीं आ रहा था और ना ही टूटे हुए शौचालय का फ्लश काम कर रहा था। सोने के लिए बस स्टील का बिस्तर था जिस पर एक पुराना गद्दा बिछा हुआ था। ओढ़ने के लिए एक फटा हुआ कंबल था। कोने में लकड़ी की एक कुर्सी रखी हुई थी। खिड़की टूटी हुई थी और उसे बदला नहीं गया था। खिड़की से चौराहा दिखता था। मैं अपना सूटकेस रखने के लिए नीचे झुका तो मैंने बिस्तर के नीचे दीवार पर खून के धब्बे देखे। मैंने फरीद को कुछ रुपए दिए और वो अच्छे खाने की तलाश में चला गया। वो गर्मा गर्म कबाब के 4 सीख, ताज़ा नान और सफ़ेद चावल लेकर लौटा। हम बिस्तर पर बैठे हुए जल्दी जल्दी खाना निकल गए। एक चीज़ काबुल में अब भी बिल्कुल नहीं बदली थी। कबाब उतना ही मज़ेदार और लजीज था जितना मुझे याद था। उस रात मैं बिस्तर पर सोया और फरीद फर्श पर। उसने अपने आप को एक दूसरे कंबल पर ही लपेट लिया, जिसके लिए होटल के मैनेजर ने मुझसे अलग से पैसे लिए। कमरे में टूटी हुई खिड़की से आती चांदनी के अलावा कोई रोशनी नहीं आ रही थी। फरीद ने बताया कि मैनेजर ने उससे कहा कि काबुल में 2 दिनों तक बिजली नहीं आएगी और उसके अपने जनरेटर को मरम्मत की ज़रूरत है। हमने थोड़ी देर बातें की। उसने बताया कि जलालाबाद में मज़ार शरीफ में वो किस तरह बड़ा हुआ। उसने मुझे बताया कि वो और उसके अब्बा जिहाद में शामिल होने के कुछ दिनों बाद पंजशेल घाटी में रूसियों से लड़ रहे थे। वो घिर गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वो लोग ज़िंदा रहने के लिए टिड्डियाँ खाते थे। उसने मुझे उस दिन के बारे में बताया जब हेलीकॉप्टर से चली गोलियों ने उसके अब्बा को मार डाला। उसने उस दिन के बारे में बताया जब उसकी 2 बेटियां बारूदी सुरंग में मारी गईं। उसने मुझसे अमेरिका के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि आप अमेरिका में किसी भी राशन की दुकान में खड़े होकर 15-20 अनाजों में से कोई भी खरीद सकते हैं। वहाँ हमेशा ठंडा दूध और भेड़ का ताज़ा गोश्त मिलता है। वहाँ फलों की भरमार है और पानी साफ़ आता है। हर एक घर में टीवी है और हर एक टीवी रिमोट से चलता है। अगर तुम चाहो तो सैटेलाइट डिश भी ले सकते हो। इससे तुम 500 से अधिक चैनल देख सकते हो। 500? उसने हैरानी से कहा। हाँ, 500। हम थोड़ी देर तक खामोश रहे। जिस समय मुझे लगा कि फरीद सो गया है, वो बोल उठा। आगा, आपने सुना है जब मुल्ला नसरुद्दीन की बेटी ने घर आकर शिकायत की कि उसके शौहर ने उसे पीटा है तो उन्होंने क्या किया था? मैंने अंधेरे में उसकी मुस्कान को महसूस किया। मेरे होठों पर भी मुस्कान खिल उठी। दुनिया में कोई भी अफ़गानी ऐसा नहीं होगा जो अनाड़ी मुल्ला के बारे में कुछ किस्से ना जानता हो। क्या? उन्होंने भी उसे मारा और ये कहकर वापस भेज दिया, अपने शौहर को बता देना मुल्ला बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो हरामी उनकी बेटी को पीटेगा तो मुल्ला भी बदले में उसकी बीवी को पीटेगा। मैं हंसा। कुछ तो इस किस्से पर और कुछ इस बात पर कि अफ़गानियों का मजाकियापन कभी नहीं बदलता। जंगें लड़ी गईं, इंटरनेट खोज निकाला गया और मंगल की सतह पर रोबोट चले गए, और यहाँ अफ़गानिस्तान में हम अब भी मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से सुन रहे हैं। अच्छा, तुमने वो किस्सा सुना है जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने कंधे पर भारी गठरी लाद कर गधे पर जा रहे थे? नहीं। सड़क पर किसी ने उनसे कहा कि आप ये गठरी गधे पर क्यों नहीं रख देते? तो उन्होंने कहा, ये बेदर्दी होगी, मैं ही इस बेचारे के लिए इतना भारी हूँ, ऊपर से इस पर गठरी क्या लाद दूँ। हम तब तक मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से सुनाते रहे जब तक वो ख़त्म नहीं हो गए। अब हम फिर खामोश हो गए। आमिर आगा, फरीद ने कहा। उसने मुझे करीब करीब नींद से जगा दिया। हाँ? आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब है, आप यहाँ सचमुच क्यों आए? मैंने तुम्हें बताया ना, बच्चे के लिए। हाँ, बच्चे के लिए। यकीन करना मुश्किल है। कभी कभी मैं भी मुश्किल से यकीन करता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, मेरा इरादा ये पूछने का था कि उस लड़के के लिए क्यों आए? आप इतनी दूर अमेरिका से आए, एक शिया के लिए। इसने मेरी सारी हंसी छीन ली और नींद भी। मैं थका हुआ हूँ, मैंने कहा। चलो अब थोड़ा सो लें।
फरीद के खर्राटे खाली कमरे में गूंजते रहे। मुझे नींद नहीं आई। अपने सीने पर हाथ बांधे मैं जगा रहा और खिड़की के पार सितारों भरी रात को देखता रहा। मैं सोचता रहा कि लोग अफ़गानिस्तान के बारे में जो कहते हैं वो शायद सही है। शायद ये एक नाउम्मीदी भरी जगह ही है। गाजी स्टेडियम में हलचल थी। जब हम दाखिल होने वाली सुरंगों से भीतर जा रहे थे तो लोग अभी आते ही जा रहे थे। पक्की सीढ़ियों पर हज़ारों लोग खचाखच भरे हुए थे। बच्चे गलियारों में खेल रहे थे और सीढ़ियों से होते हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मसालेदार चटनी के साथ काबुली चने की खुशबू गोबर और पसीने की बदबू के साथ मिलकर हवा में फैली हुई थी। फरीद और मैं सिगरेटें, चिलगोज़े और बिस्कुट बेचते फेरीवारों के पास से गुजर रहे थे। ऊनी जैकेट पहने एक मरियल से बच्चे ने मेरी कोहनी पकड़ी और मेरे कान में कुछ कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ सेक्सी तस्वीरें खरीदना चाहूँगा। बहुत सेक्सी आगा, उसने कहा। उसकी चौकन्नी आंखें इधर उधर देखती जा रही थीं। वो आंखें मुझे उस लड़की की याद दिला रही थीं जिसने कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में टेंडरलॉइन ज़िले में एक दवा बेचने की कोशिश की थी। लड़के ने अपने जैकेट का एक पल्ला खोलकर मुझे उन सेक्सी तस्वीरों की एक झलक दिखाई। वो हिंदी फिल्मों की हिरनी जैसी आंखों वाली कामोत्तेजक अभिनेत्रियों की तस्वीरों के पोस्टकार्ड थे। उन तस्वीरों में पूरे कपड़े पहने अभिनेत्रियां हीरो की बाहों में थी। इतनी सेक्सी, लड़के ने दोहराया। ना शुक्रिया, मैंने उसे पीछे धकेलते हुए कहा। पकड़े जाने पर वो उसकी ऐसी पिटाई करेंगे कि कब्र में उसका बाप भी जग जाएगा, फरीद बुदबुदाया। बेशक पहले से तयशुदा सीटों का कोई इंतज़ाम नहीं था। हमें नरमी से हमारा सेक्शन, गलियारा, कतार और सीट बताने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ ऐसा कभी कोई इंतज़ाम नहीं रहा, बादशाही के पुराने ज़माने में भी नहीं। हमने बैठने के लिए थोड़ी अलग सी जगह चुनी जो मिडफील्ड से ठीक बाईं तरफ थी। हालांकि फरीद को बैठने के लिए थोड़ी धक्का मुक्की और कोहनियाँ मारनी पड़ी। मुझे याद है कि 70 के दशक में इस मैदान की घास कितनी हरी हुआ करती थी जब बाबा मुझे फुटबॉल के खेल के लिए यहाँ लाया करते थे। अब पिच खराब हो गई थी। हर जगह गड्ढे और छेद थे। खासकर दक्षिणी छोर के गोल के पीछे के 2 गड्ढों पर नज़र जाती थी और वहाँ घास बिल्कुल भी नहीं थी, बस धूल थी। जब दोनों टीमें आखिरकार मैदान में आईं और खेल शुरू हुआ तो खिलाड़ियों के पाँवों से उड़ती हुई धूल में गेंद को देख पाना मुश्किल था। सारे खिलाड़ियों ने गर्मी के बावजूद लंबी पैंट पहन रखी थी। चाबुक फटकारते नौजवान तालिब गलियारों में घूम रहे थे और जो भी जोर से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए चिल्लाता उस पर चाबुक फटकार रहे थे। हाफ टाइम की सीटी के फौरन बाद खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद धूल से भरे 2 लाल पिकअप ट्रकों का जोड़ा दरवाज़ों से होकर स्टेडियम में दाखिल हुआ। शहर में आने के बाद जैसे ट्रक मैंने हर जगह देखे थे, ये भी उन्हीं की तरह थे। भीड़ खड़ी हो गई। एक ट्रक पर हरा बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। दूसरे ट्रक पर एक मर्द था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। ट्रक रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़े मानो वे भीड़ को अच्छे से दिखाना चाह रहे हों। इसका मनचाहा असर हुआ। लोगों ने गर्दनें आगे कर लीं। वे उंगलियों से इशारा कर रहे थे और अपने पंजों पर खड़े हो गए थे। मेरी बगल में फरीद होठों ही होठों में दुआ पढ़ रहा था जिससे उसके गले की उभरी हुई हड्डी ऊपर नीचे हो रही थी। लाल ट्रक खेल के मैदान में दाखिल हुआ। धूल के 2 बादल उड़ाते हुए वो एक तरफ जाकर रुके। धूप उनके पहियों के गोल ढक्कन पर चमक रही थी। एक तीसरा ट्रक भी छोर पर उनसे आ मिला। ये गाड़ी किसी चीज़ से भरी हुई थी जिसे देखकर अचानक मुझे दक्षिणी छोर वाले गोल के पीछे के दोनों गड्ढों का मकसद समझ में आ गया। उन्होंने तीसरा ट्रक खाली किया। इंतज़ार करती हुई भीड़ में बुनबुनाहट शुरू हुई। आप रुकना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी जगह से दूर जाने की वैसी चाह कभी नहीं उठी थी जितनी अभी उठ रही थी। लेकिन हमें रुकना पड़ेगा। अपने कंधों कलाशनिकोव लटकाए 2 तालिबों ने पहले ट्रक से आंखों पर पट्टी बंधे आदमी को उतारा। दूसरे 2 तालिबों ने बुर्के में लिपटी औरत को उतरने में मदद की। औरत के घुटने अंदर से बंधे हुए थे और वो उतरते ही ज़मीन पर गिर पड़ी। जवानों ने उसे ऊपर खींचा लेकिन वो फिर गिर पड़ी। जब उन्होंने उसे फिर से उठाने की कोशिश की तो वो चीखी और उसने लात मारी। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं उस चीख को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये उस जंगली जानवर की चीख जैसी थी जो भालू के फंदे से अपना पाँव छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। 2 और तालिब मदद को आए और उन्होंने उसे ज़बरदस्ती उस गड्ढे में खड़ा कर दिया।
वो उसके सीने तक गहरा था। दूसरी तरफ आंखें बंधे हुए आदमी ने उन्हें खुद को आराम से अपने लिए खुद गड्ढे में ले जाने दिया। अब केवल उन दोनों मुलजिमों के धड़ ही ज़मीन से निकले हुए दिखाई दे रहे थे। भूरे कपड़े पहने गोल मटोल सफ़ेद दाढ़ी वाला मुल्ला गोल पोस्ट के पास खड़ा था। उसने अपने हाथ में लिए माइक के सामने अपना गला साफ किया। उसके पीछे गड्ढे में औरत अब भी चीख रही थी। मुल्ला ने कुरान की एक लंबी आयत पढ़ी। नाक से निकलती हुई उसकी आवाज़ स्टेडियम की भीड़ की खामोशी के बीच लहरा रही थी। मुझे वो बात याद आई जो बाबा ने अरसा पहले मुझसे कही थी। मैं उन सारे बंदरों की दाढ़ी पर पेशाब करता हूँ जो सिर्फ खुद को ही सच्चा समझते हैं। वो अपनी तस्बीह फेरने के अलावा कुछ नहीं करते। वो एक ऐसी किताब को रटते हैं जिसकी ज़बान तक वो नहीं समझते। अगर अफ़गानिस्तान कभी उनके हाथों में पड़ गया तो खुदा ही हमारी ख्याल करे। जब दुआ ख़त्म हुई तो मुल्ला ने अपना गला साफ किया। भाइयों और बहनों, उसने फ़ारसी में पुकारा। उसकी आवाज़ स्टेडियम में तैर रही थी। हम यहाँ शरिया कायम करने के लिए जमा हैं। हम यहाँ इंसाफ कायम करने के लिए जमा हैं। ये हम आज यहाँ जमा हैं क्योंकि अल्लाह की मर्जी और पैगंबर मोहम्मद का खुदा उन्हें चैन बख्शे कौल यहाँ अफ़गानिस्तान में हमारी प्यारी ज़मीन पर ज़िंदा है और कायम है। खुदा जो कहता है हम उसे सुनते हैं और मानते हैं क्योंकि हम खुदा के जलाल के आगे कुछ नहीं, बस एक हकीर और कमज़ोर मखलूक हैं। और खुदा क्या कहता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कहता है खुदा? खुदा कहता है कि हर एक गुनाहगार को ऐसे तरीके से ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए जो उसके गुनाह के मुताबिक हो। ये मेरे लफ्ज़ नहीं हैं और ना ही मेरे भाइयों के हैं, ये खुदा के लफ्ज़ हैं। उसने अपने खाली हाथ से आसमान की ओर इशारा किया। मेरे सर में धमाधम आवाज़ें हो रही थी और धूप बहुत गर्म लग रही थी। हर एक गुनाहगार को ऐसे तरीके से ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए जो उसके गुनाह के मुताबिक हो। मुल्ला ने माइक में दोहराया। इस बार उसकी आवाज़ धीमी थी और वो हर एक लफ्ज़ को धीरे धीरे और नाटकीय अंदाज में बोल रहा था। और सज़ा का तरीका क्या है? भाइयों और बहनों, जो जिना करने वालों के गुनाह के मुताबिक हो। हम कैसे उन्हें सज़ा देंगे जो निकाह की पाकीज़गी को नापाक करते हैं? हम उनसे कैसे निपटेंगे जो खुदा के मुंह पर थूकते हैं? हम उन्हें कैसे जवाब देंगे जो खुदा के घर की खिड़कियों पर पत्थर फेंकते हैं? हम उन पर पलट कर पत्थर मारेंगे। उसने माइक बंद कर दिया। भीड़ में हल्की बड़बड़ाहट फैल गई। मेरे पास बैठा फरीद अपना सर झटक रहा था। और वो खुद को मुसलमान कहते हैं? इसके बाद एक लंबा चौड़े कंधे वाला आदमी पिकअप ट्रक से उतरा। उसे देखकर तमाशबीनों में से कुछ लोग खुशी से चिल्लाने लगे। इस बार जोर से चिल्लाने पर किसी पर चाबुक नहीं बरसा। उस लंबे आदमी की झक सफ़ेद पोशाक तीसरे पहर की धूप में चमक रही थी। उसकी कमीज़ का किनारा हवा के झोंकों के साथ फड़फड़ा रहा था। उसकी बाहें सलीब पर हाथ फैलाए ईसा की तरह फैली हुई थी। एक घेरे में धीरे धीरे घूमते हुए उसने भीड़ को सलाम किया। जब वो हमारे सेक्शन की तरफ मुड़ा तो मैंने उसे गोल काला चश्मा पहने हुए देखा, वैसा ही चश्मा जैसा जॉन लेनन पहनता था। ये वो आदमी होगा जिसकी हमें तलाश है, फरीद ने धीरे से कहा। चश्माधारी लंबा तालिब पत्थरों के ढेल की तरफ बढ़ा जिसे उन्होंने तीसरे ट्रक से उतारा था। उसने पत्थर उठाए, उसे भीड़ को दिखाया। शोर ख़त्म हो गया। उसकी जगह एक भुनभुनाहट ने ले ली जो पूरे स्टेडियम में फैल गई। मैंने अपने आसपास नज़र घुमाई और देखा कि हर कोई अफसोस के साथ मुंह से टच की आवाज़ निकाल रहा था। तालिब टीले पर खड़ा बेसबॉल का पिचर लग रहा था। उसने गड्ढे में खड़े आंखों पर पट्टी बंधे आदमी को पत्थर फेंक कर मारा। वो उसके सर की बगल में लगा। औरत फिर चीखी। भौचक भीड़ के बीच से ओह की आवाज़ आई और मैंने आंखें बंद कर ली और हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। पत्थरों के फेंके जाने के साथ तमाशबीन एक लय में ओह कह रहे थे। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा। जब वो चुप हो गए तो मैंने फरीद से पूछा कि क्या पत्थरों का फेंका जाना ख़त्म हो गया? उसने कहा कि नहीं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि लोगों के गले थक गए होंगे। मैं नहीं जानता कि कितनी देर तक मैं अपना चेहरा छुपाए बैठा रहा। मैं इतना जानता हूँ कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो आसपास के लोगों को ये कहते सुना, मुर्दा मुर्दा, क्या वो मर गया? गड्ढे में पड़ा वो आदमी अब खून और चीथड़ों की गठरी लग रहा था
उसका सर आगे की ओर झुका हुआ था। उसकी ठोड़ी सीने से लग रही थी। जॉन लेनन के धूप के चश्मे वाला तालिब अपने हाथ में पत्थर उछालते हुए एक दूसरे आदमी की तरफ देख रहा था जो गड्ढे के पास झुका हुआ था। झुके हुए आदमी ने स्टेथोस्कोप का एक सिरा अपने कान में और दूसरा सिरा गड्ढे में पड़े आदमी के सीने पर लगा रखा था। उसने अपने कान में स्टेथोस्कोप को हटाया और धूप का चश्मा पहने तालिब को देखते हुए इंकार में सर हिलाया। भीड़ में शोक की लहर दौड़ गई। जॉन लेनन टिले पर लौट गया। जब ये सब खत्म हुआ तब खून में सनी लाशें बेतकल्लुफ़ी से अलग अलग लाल पिकअप ट्रकों के पीछे फेंक दी गई, तो कुछ लोगों ने बेलचों से जल्दी जल्दी गड्ढों को भर दिया। उनमें से एक आदमी ने खून के एक बड़े धब्बे को धूल फेंक कर ढकने की कोशिश की। कुछ मिनटों के बाद टीम फिर मैदान में आ गई और सेकंड हाफ शुरू हो गया। हमारे मिलने का समय दोपहर बाद 3 बजे तय हुआ था। जिस आसानी से मिलने का समय तय हुआ था उससे मुझे हैरानी हुई। मुझे लग रहा था कि इसमें देर होगी। कम से कम सवालों का एक दौर तो चलेगा ही। शायद वो हमारे कागज़ों की जांच भी करें। लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि अफ़गानिस्तान में औपचारिक मामले भी कितने अनौपचारिक थे। फ़रीद ने बस एक चाबुक फटकारने वाले को जाकर कहा कि सफ़ेद कपड़े वाले उस आदमी से हमें कुछ निजी काम है। फ़रीद और उसमें 2-4 बातें हुईं। चाबुक वाले आदमी ने सर हिलाया और मैदान में एक नौजवान से पश्तो में कुछ कहा। इसके बाद वो नौजवान दौड़ता हुआ दक्षिणी सिरे के गोल पोस्ट के पास उस सफ़ेद कपड़ों और धूप के चश्मे वाले आदमी के पास गया। वहाँ वो चश्मे वाला आदमी उस तकरीर करने वाले थुलथुल मुल्ला से कुछ बातें कर रहा था। तीनों ने आपस में कुछ बातें की। मैंने चश्मे वाले उस आदमी को कुछ तलाशते हुए देखा। उसने सर हिलाया। फिर वो हमारा पैगाम लेकर गए नौजवान के कान में कुछ बोला। नौजवान ने हमें वो बातें लौटकर बता दी। तय हो चुका था 3 बजे। फ़रीद ने लैंड क्रूज़र को वज़ीर अकबर खान के एक बड़े से घर की राहदरी में धीमा किया। उसने उसे कंपाउंड की दीवारों के पास एक विलो के पेड़ के साए में खड़ा कर दिया। ये घर सड़क नंबर 15 यानी कि सड़क ए मेहमाना पर था। उसने इंजन बंद किया और हम मिनट भर बैठे हुए इंजन के ठंडे होने की टिंग टिंग सुनते रहे। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। फ़रीद अपनी सीट पर कसमसाया और इग्निशन स्विच में लटक रही चाबी से खेलने लगा। मैं बता सकता हूँ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैं यहाँ कार में आपका इंतज़ार करूँगा, आखिरकार उसने कहा। उसकी आवाज़ में माफ़ी मांगने का पुट था। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। अब ये आपका काम है। मैंने उसकी बाह थपथपाई। मैंने तुम्हें जितनी रकम दी है तुम उससे ज़्यादा कर चुके हो मेरे लिए। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मुझे अकेला नहीं जाना पड़े। बाबा के बारे में नई बातें जानने के बावजूद मैं चाह रहा था कि काश वो मेरे साथ होते, मेरे साथ अभी भी होते। बाबा बेधड़क सदर दरवाजे से दाखिल होते और पूछते, इंचार्ज कहाँ है? वो अपने रास्ते में आए किसी भी आदमी की दाढ़ी पर पेशाब कर देते। लेकिन बाबा अरसा पहले गुजर चुके हैं और हेवार्ड के छोटे से कब्रिस्तान के अफ़गानी हिस्से में दफन है। अभी पिछले ही महीने सुरैया और मैंने उनकी कब्र के सिरहाने डेज़ी और फ्रेशिया के फूलों का गुलदस्ता चढ़ाया था। अब मुझे अकेले ही आगे जाना है। मैं कार से उतरा और लकड़ी के एक लंबे सदर दरवाजे तक गया। मैंने घंटी का बटन दबाया लेकिन वो नहीं बजी। अभी भी बिजली नहीं थी। मुझे दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। एक पल के बाद मैंने दूसरी तरफ से रूखी आवाज़ें सुनी। क्लाशनिकोव लटकाए 2 आदमियों ने दरवाजे के उस पार से जवाब दिया। मैंने फ़रीद को कार में बैठे देखा। मैं लौट आऊँगा, मैंने उसे दबी आवाज़ में कहा, हालांकि मुझे इसका उतना यकीन नहीं था। हथियारबंद आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक टटोला, मेरे पैरों को थपथपाया और मेरी जनेंद्रियों पर हाथ फिराया। उनमें से एक ने पश्तो में कुछ कहा और फिर वो दोनों खिलखिला उठे। हम सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। वो दोनों गार्ड मुझे एक सजे हुए लॉन के उस पार ले गए। पीछे लॉन में दीवार से लगे जिरेनियम और दूसरे फूलों की गोल मटोल झाड़ियाँ मौजूद थीं। आंगन के दूर वाले सिलसिले में एक कुएं में पुराना हैंडपंप लगा था। मुझे याद आया कि जलालाबाद में काका हुमायूं के घर में भी ऐसा ही एक कुआं था। जुड़वा बहनें फ़जीला करीमा और मैं उसमें कंकड़ गिराकर उसकी गहराई में से आने वाली पिंग की आवाज़ सुनते थे। हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़े और एक बड़े और खूब सजे हुए मकान में दाखिल हुए। हमने कोठरी पार की। उसमें एक दीवार पर बड़ा सा अफ़गानी झंडा टंगा हुआ था। वो आदमी मुझे ऊपर एक कमरे में लेकर गए जहाँ 2 हरे सोफ़े रखे हुए थे।
दूर के दूसरे कोने में एक बड़े पर्दे वाला टीवी रखा हुआ था। दीवार पर नमाज पढ़ने का गलीचा टंगा हुआ था, जिसमें अंडाकार घेरे में बना मक्का दिख रहा था। दोनों में से बड़े आदमी ने अपनी बंदूक की नली से सोफे की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गया। वो कमरा छोड़कर चले गए। मैंने अपने पैर मोड़े, फिर उन्हें खोला। मैंने अपने पसीने से तर हाथों को घुटनों पर रख कर बैठ गया। क्या इस तरह मैं घबराया हुआ लगूंगा? मैंने उन्हें आपस में कस लिया। मुझे लगा कि ये तो पहले से भी बदतर है। तब मैंने अपने हाथ बस सीने पर बांध लिए। खून मेरी कनपटियों पर बज रहा था। मैंने खुद को बेहद अकेला पाया। ख्याल मेरे दिमाग से उड़ रहे थे, लेकिन मैं उन पर सोचना नहीं चाहता था, इसलिए कि मेरे भीतर का एक हिस्सा जानता था कि मैं बेवकूफ़ी कर सकता हूँ। अपनी बीवी से हज़ारों मील दूर कार कोठरी जैसे लग रहे एक कमरे में बैठा हुआ मैं जिस आदमी का इंतज़ार कर रहा था, उसे मैंने उसी दिन 2 लोगों की हत्या करते हुए देखा था। ये बेवकूफ़ी थी। इससे भी बदतर बात थी कि ये गैर जिम्मेदारी थी। ये बहुत मुमकिन था कि मैं सुरैया को 36 साल की उम्र में बेवा बनाने जा रहा था। ये तुम नहीं हो आमिर, मेरे भीतर के दूसरे हिस्से ने कहा। तुम तो कायर हो, तुम ऐसे ही बने थे, और ये ऐसी कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खूबी ही यही है कि तुमने अपने आप से इसके अलावा इसके बारे में कभी झूठ नहीं बोला, और इसके बारे में भी नहीं। कायरता उतनी बुरी चीज़ नहीं है जब तक उसमें होशियारी हो, लेकिन जब कायर से भूल जाता है कि वो कौन है तो उसकी खुदा ही खैर करे। सोफे से लगा हुआ कॉफ़ी टेबल था। उसका निचला हिस्सा क्रॉस का निशान बनाता था। जहाँ उसके लोहे के पांव आपस में मिले थे, वहाँ अखरोट की शक्ल की पीतल की घंटियाँ लटक रही थी। मैंने पहले भी कहीं ऐसा टेबल देखा था। कहाँ? और तब ये मुझे याद आया, मुझे पता लगा कि पेशावर की भीड़ भरी चाय की दुकान में। ये उस रात की बात है जब मैं घूमने के लिए गया था। टेबल पर एक कटोरे में लाल अंगूर रखे हुए थे। मैंने एक तोड़ लिया, उसे अपने मुंह में फेंका। मुझे अपने पर किसी चीज़ को हावी कर लेना था, ताकि मैं अपने दिमाग की आवाज़ को खामोश कर सकूं। अंगूर मीठा था। मैंने एक और मुंह में डाला। तब मुझे ये नहीं पता था कि इसके बाद एक अरसे तक मैं ठोस खाना नहीं खा पाऊंगा। दरवाज़ा खुला और 2 हथियारबंद आदमी लौटे। उनके बीच वही लंबा सफ़ेद कपड़ों वाला तालिब था। वो अब भी जॉन लेनन का चश्मा पहने हुए था। वो न्यू एज रहस्यवादी आंदोलन का चौड़े कंधों वाला कोई आध्यात्मिक गुरु लग रहा था। वो मेरे सामने बैठ गया और हत्थे पर अपने हाथ रख लिए। देर तक उसने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ बैठा मुझे देखता रहा। एक हाथ से वो हत्थे को थपथपा रहा था और दूसरे से फ्रोज़ी रंग की तस्बीह फेर रहा था। उसने अब सफ़ेद कमीज़ पर काली बंडी और सोने की एक घड़ी पहन रखी थी। मैंने उसकी बाईं आस्तीन पर सूखे हुए खून का एक बड़ा धब्बा देखा। मुझे उसकी भद्दी सनक लगी कि उसने लोगों को मौत की सज़ा देने के बाद वही खून सने कपड़े पहन रखे हैं। धीरे धीरे उसका खाली हाथ ऊपर की ओर सरका और उसकी मोटी उंगलियों ने हवा में कुछ पकड़ा। उसने बहुत आहिस्ते से हाथ हिलाया, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मानो वो किसी अदृश्य पालतू जानवर को दुलार रहा हो। उसकी एक आस्तीन ऊपर चढ़ी तो मैंने उसके हाथ पर निशान देखा। ऐसे निशान मैंने सैन फ्रांसिस्को की मध्यम रोशनी वाली गलियों में रहने वाले बेघर लोगों के हाथों पर देखे हैं। उसकी चमड़ी बाकी दोनों आदमियों से अधिक पीली थी। वो करीब करीब सूजी हुई थी। उसकी काली पगड़ी के सिरे के ठीक नीचे ललाट पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। दूसरों की तरह सीने तक लंबी उसकी दाढ़ी भी रंगत में हल्की थी। सलाम अलैकुम, उसने कहा। सलाम। अब आप उसे हटा सकते हैं, पता है। माफ़ कीजिए। उसने अपनी हथेली एक हथियारबंद आदमी की तरफ घुमाई और उसे इशारा किया। रिप। अचानक मेरे गाल टीसने लगे और गार्ड मेरी दाढ़ी अपने हाथ में उछालते हुए खिलखिला रहे थे। तालिब मुस्कुराया। इधर मैंने जितनी देखी है ये उनमें से बेहतर है, लेकिन इस तरह ये ज़्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और मुट्ठी खोलते बंद करते हुए उन्हें चटकाया। तो इंशाअल्लाह तुम्हें आज का तमाशा पसंद आया? क्या वो तमाशा था? मैंने अपने गालों को रगड़ते हुए कहा। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं अपने भीतर जो आतंक महसूस कर रहा था वो मेरी आवाज़ से जाहिर ना हो। खुले तौर पर इंसाफ सबसे बेहतर किस्म का तमाशा है मेरे भाई। नाटक, सस्पेंस और सबसे बढ़कर एक साथ सबको सबक मिल जाता है। उसने उंगलियां चटकाई।
उम्र में छोटे गार्ड ने उसकी सिगरेट जलाई। तालिब हंसा, फिर खुद ही भुनभुनाया। उसके हाथ हिल रहे थे और उससे सिगरेट करीब करीब गिरने वाला था। लेकिन अगर तुम एक असली तमाशा चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ मज़ार में होना चाहिए था। वो 1998 का अगस्त था। माफ़ कीजिए, आपने क्या कहा? हम उन्हें कुत्तों के लिए छोड़ देते थे, जानते हैं आप। मैंने देखा कि वो मतलब की बात पर आ रहा था। वो खड़ा हुआ और सोफे के चारों ओर घूम गया। उसने दोबारा ऐसा किया, फिर वो बैठ गया। इसके बाद वो जल्दी जल्दी बोला, हम दरवाजे दरवाजे गए, हमने मर्द और बच्चों को पुकारा, हमने उनके परिवारों के सामने उन्हें मारा ताकि वो देखें, ताकि उन्हें याद आए कि वो कौन थे, वो कहाँ से थे। वो लगभग हाफ रहा था। कभी कभी हमने उनके दरवाजे तोड़ डाले, उनके घरों में घुस गए, और मैंने अपने मशीन गन की नली कमरे में चारों तरफ घुमाते हुए गोलियां दागी। मैं तब तक गोलियां दागता रहा जब तक धुएं से सब कुछ ढक नहीं गया। वो मेरी तरफ झुका, मानो कोई बहुत बड़ा राज बताने वाला हो। आप छुटकारा पाने शब्द का मतलब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने खुद ये काम नहीं किया हो। जिन्हें आप मारने वाले हैं, उनसे भरे हुए कमरे में आप बेरहमी से गोलियां चलाते हैं। या आपको यकीन है कि आप निर्दोष हैं, अच्छे हैं, अलग हैं, ये जानते हुए कि आप खुदा का काम कर रहे हैं, एक गैर मामूली काम। उसने तस्बीहों को चूमने के लिए सर झुकाया। तुम्हें याद है जावेद? हाँ आगा साहब, मैं कैसे भूल सकता हूँ, छोटे गार्ड ने जवाब दिया। मैंने अखबारों में मज़ार शरीफ में हज़ारा लोगों के कत्ले आम के बारे में पढ़ रखा था। ये तालिबान के मज़ार पर कब्ज़ा करने के ठीक बाद हुआ था। सबसे आखिर में उनके कब्ज़े में आए शहरों में एक मज़ार एक था। मुझे याद है, सुबह नाश्ते पर यह खबर मुझे पकड़ाते हुए सुरैया का चेहरा फक पड़ गया था। दरवाजे दरवाजे, हम केवल खाने और नमाज के लिए रुकते थे, तालिब ने कहा। वो इसे मज़े लेकर सुना रहा था कि मानो कोई आदमी अपनी किसी शानदार दावत के किस्से सुना रहा हो। हम लाशों को सड़क पर छोड़ देते थे, और अगर उनके परिवार वाले चोरी छुपे उनकी लाश खींचकर घर ले जाने के लिए निकलते तो हम उन्हें भी मार देते। हम उन्हें कई दिनों तक सड़कों पर रहने देते। हम उन्हें कुत्तों के लिए छोड़ देते। कुत्तों का गोश्त, हाँ, कुत्तों के लिए। उसने अपनी सिगरेट मरोड़ी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखें रगड़ी। तुम अमेरिका से आए हो? हाँ। वो रंडी कैसी है इन दिनों? मुझे अचानक बड़ी जोर की पेशाब लगी। मैंने दुआ किया कि ये रुक जाए। मैं एक बच्चे की तलाश कर रहा हूँ। क्या हर आदमी यही नहीं कर रहा? उसने कहा। क्लाशेनकोव के लिए हाथों में लिए वो आदमी हंस पड़े। उनकी दांत नस्वार के धब्बों से हरे हो गए थे। मुझे लगता है कि वो यहाँ है, आपके पास। उसका नाम सोहराब है। मैं तुमसे एक बात पूछूंगा। तुम उस रंडी के यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने मुस्लिम भाई के साथ अपने वतन की खिदमत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ जाते? मैं अरसे से बाहर हूँ। मेरे दिमाग में बस इतना ही आया। मेरा सर गर्म महसूस हो रहा था। मैंने अपने घुटनों को दबाते हुए पेशाब को रोकने की कोशिश की। तालिब दरवाज़ों के पास खड़े दोनों आदमियों की तरफ मुड़ा। ये कोई जवाब है? उसने उनसे पूछा। ना आगा साहिब, वे दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ बोले। उसने अपनी आंखें मेरी तरफ फेरी और अपने कंधे झटके। ये कोई जवाब नहीं है, वो कहते हैं। उसने अपनी सिगरेट से कश लिया। मेरे जानने वालों का मानना है कि जब वतन को आपकी ज़रूरत हो तब आपका उसे छोड़कर चले जाना वतन से गद्दारी की तरह है। तुम्हें गद्दारी के लिए गिरफ्तार कर सकता हूँ मैं। तुमने इसकी एक झलक देखी भी है। क्या तुम्हें उससे डर लगा? मैं यहाँ केवल उस बच्चे के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें उससे डर लगा? हाँ, लगना चाहिए। वो सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। उसने अपनी सिगरेट मसल दी। मैंने सुरैया के बारे में सोचा। इससे मुझे सुकून मिला। मैंने उसके हंसिए की शक्ल के पैदाइशी निशान के बारे में सोचा। मैंने सोचा उसकी गर्दन की नाजुक लचक के बारे में, उसकी चमकती हुई आँखों के बारे में। मैंने अपनी शादी की रात के बारे में सोचा, जब हम हरी चादर के नीचे आईने में एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। मैंने याद किया कि वो कैसे उसके गाल शर्म से लाल हो गए जब मैंने उसके कान में फुसफुसाया था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे याद आया कि हम दोनों एक पुराने अफ़गानी गीत पर गोल गोल नाच रहे थे। उस समय हर कोई हमें देख रहा था, तालियां बजा रहा था।
मैंने फूलों, पोशाकों, जैकेट और मुस्कुराते हुए चेहरे वाली एक धुंधली सी दुनिया को याद किया। तालिब कुछ कह रहा था। माफ़ कीजिए, मैंने कहा कि क्या तुम उसे देखना चाहोगे? क्या तुम मेरे बच्चे को देखना चाहोगे? मेरे बच्चे कहते हुए उसका ऊपरी होठ हकारत के साथ मुड़ा। हाँ। गार्ड कमरे से बाहर चले गए। मैंने एक दरवाजे के खुलने की चरमराहट सुनी। मैंने गार्ड को सख्ती से पश्तो में कुछ कहते हुए सुना। इसके बाद पैरों के आहटे और हर कदम के साथ घंटियों की झंकार सुनाई दी। ये सुनकर मुझे बंदर नचाने वाले उस आदमी की याद आई जिसका हसन और मैं शारे 9 में पीछा करते थे। हम उसे नाचने के लिए अपने जेब खर्च का रुपया दे देते। उसके बंदर के गले में बंधी घंटी भी इसी तरह बजती थी। इसके बाद दरवाज़ा खुला और गार्ड भीतर आए। वो अपने कंधे पर एक बूम बॉक्स स्टीरियो लाए थे। उनके पीछे एक ढीला ढाला नीला पिरहन तुम्बन पहने एक लड़का आया। शक्ल कितनी मिलती जुलती थी, वो किसी को भी बहका सकती थी। रहीम खान के पोलराइड ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया था। बच्चे ने बाप का गोल चेहरा पाया था। उसकी ठुड्डी का नुकीला सिरा, मुड़े हुए सीप जैसे कान और हल्की देह हसन जैसी ही थी। ये मेरे बचपन का वही चीनी गुड़ियों वाला चेहरा था। वही चेहरा जो पूरी सर्दियों में ताश के पत्तों के ऊपर से झांकता था। अब्बा ने घर की छत पर सोया हुआ ये मसहरी के पीछे का ये वही चेहरा था। उसका सर मुंडा हुआ था। उसकी काजल लगी आंखें काली थीं और उसके गाल लाल चमक रहे थे जो कुदरती नहीं लग रहे थे। जब वो कमरे के बीच में खड़ा हुआ तो उसके पैरों में बंधी घंटियां भी शांत हो गईं। उसकी आंखें मुझ पर मुड़ी, ठहरी। इसके बाद उसने दूसरी तरफ देखा। उसने अपने नंगे पाँवों को देखा। एक गार्ड ने एक बटन दबाया और कमरा पश्तो संगीत से भर गया। तबला, हारमोनियम और दिलरुबा का सुर। मुझे लगा कि गीत सुनना तब तक गुनाह नहीं है जब तक ये एक तालिबान के लिए बज रहा हो। 3 आदमियों ने ताली बजाना शुरू किया। वाह वाह माशाअल्लाह, वो चिल्लाए। सोहराब ने अपनी बाहें उठाई और धीरे धीरे उन्हें घुमाया। वो अपने पंजों पर खड़ा हुआ और पूरी नज़ाकत से घूम गया। उसने अपने घुटने झुकाए, फिर सीधा हुआ और फिर घूम गया। उसके छोटे हाथों की कलाइयाँ घूम रही थीं, उसकी उंगलियाँ चटक रही थीं और उसका सर पेंडुलम की तरह इधर उधर डोल रहा था। उसने अपने पाँव फर्श पर थपथपाए और तबले की ताल पर उसके पाँव में बंधी घंटियाँ बंज उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। माशाअल्लाह, शब्बाश, वो उसका हौसला बढ़ाते हुए चिल्लाते रहे। दोनों गार्डों ने सीटी मारी और हंसे। सफ़ेद कपड़ों वाला तालिब अपना सर संगीत के साथ आगे पीछे हिला रहा था। उसका मुंह कटाश करते हुए आधा खुला था। सोहराब अपनी आंखें बंद किए घेरे में नाच रहा था। वो संगीत के रुकने तक नाचता रहा। जब उसने गीत के आखिरी स्वर पर अपने पैर ज़मीन पर लहराए तो आखिरी बार घंटियाँ बजी। घूमते हुए वो रुक गया। यहाँ आओ मेरे बच्चे, तालिब ने कहा। उसने सोहराब को अपने पास बुलाया। अपना सर झुकाए हुए सोहराब उसके पास गया और उसकी जांघों के बीच खड़ा हो गया। तालिब ने अपने हाथ उसके गिर्द लपेटे। कितना ज़हीन है ये मेरा हज़ारा बच्चा, नहीं? उसके हाथ बच्चे की पीठ पर सरकते हुए नीचे की तरफ गए, फिर ऊपर आए। उसने उसकी कांख टटोली। एक गार्ड ने दूसरे को कोहनी मारी और हिनहनाते हुए हंसा। तालिब ने उन दोनों को चले जाने को कहा। हाँ आगा साहब, उन्होंने कहा और वो चले गए। तालिब ने बच्चे को घुमाया ताकि उसका चेहरा मेरी तरफ हो जाए। उसने अपनी बाहें सोहराब के पेट के निचले हिस्से पर बांध रखी थी। उसका चेहरा बच्चे के कंधे पर टिका था। सोहराब अपने पैरों को देख रहा था, लेकिन वो छुप कर लजाते हुए मेरी तरफ भी देख लेता था। वो आदमी अपना हाथ सोहराब के पेट पर ऊपर नीचे फिरा रहा था, ऊपर नीचे, धीरे धीरे और नरमी से। जो भी हो, मुझे जानने का मन है कि, तालिब ने कहा। सोहराब के कंधों के ऊपर से उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। बूढ़े बबलू को क्या हुआ? ये सवाल मेरी आंखों के बीच हथौड़े की तरह बजा। मैंने अपने चेहरे का रंग उतरते हुए महसूस किया। मेरे पांव ठंडे हो गए थे। सुन, वो हंसा। तुमने क्या सोचा था? तुम एक नकली दाढ़ी लगा लोगे और मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा? एक चीज़ के बारे में मैं शर्त लगा सकता हूँ
कि तुम मेरे बारे में ये बात कभी नहीं जानते थे। मैं कभी कोई चेहरा नहीं भूलता, कभी भी नहीं। उसने अपनी नज़र मुझ पर टिकाए हुए सौरभ के कानों से अपने होठ रगड़े। मैंने सुना कि तुम्हारे अब्बा नहीं रहे। टच टच। मैं हमेशा उनसे निपटना चाहता था। ऐसा लगता है कि अब मुझे उनके कमज़ोर बेटे से निपटना पड़ेगा। इसके बाद उसने अपना धूप का चश्मा उतारा और अपनी लाल पड़ी नीली आंखें मुझ पर टिका दी। मैंने सांस लेने की कोशिश की लेकिन मेरा दम अटक गया था। मैंने पलकें झपकाने की कोशिश की लेकिन मेरी आंखें हैरान थी। ये पल इतना अधिक हकीकत से भरा हुआ था कि इसने मेरी सांसें रोक दी थी। मेरे आसपास की दुनिया ठहर गई थी। नहीं, ये अधिक यथार्थवादी, सुरीलियल नहीं, बल्कि बेतुका था, अपसर्ड था। मेरा चेहरा जल रहा था। खोटे सिक्के के बारे में वो पुरानी कहावत क्या है? मेरा अतीत वैसा ही था। वो हमेशा पलटकर मेरी जिंदगी में लौटता रहता था। एक गहराई से उसका नाम उभरा, लेकिन मैं उसे अपने होठों पर नहीं लाना चाह रहा था। मुझे डर था कि ऐसा करके मैं जादू को तोड़कर राक्षस को जगा दूंगा। लेकिन लेकिन वो तो पहले से ही मौजूद है। इतने बरसों के बाद हाड़ मांस का बना हुआ वो आदमी मुझसे 10 फुट से भी कम की दूरी पर बैठा हुआ है और उसका नाम मेरे होठों से निकलकर भागा। आसिफ, आमिर जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा। मैं जानता था कि यह सवाल कितना बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन मैं अब भी दूसरी कोई बात सोचने के काबिल नहीं हुआ था। मैं? आसिफ ने अपनी बाहों की मेहराब बनाई। मैं अपनी जगह पर हूँ। सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने चाहा कि मेरी आवाज़ सधी रहे। मैंने चाहा कि मेरी हड्डियों से लगी पेशियाँ काँपे नहीं। बच्चा। हाँ, क्यों? मैं तुम्हें इसके बदले रुपए दूंगा। मैं रकम तार से मंगा सकता हूँ। रकम? वो मुंह दबाकर हंसता रहा। क्या तुमने कभी रॉकिंघम देखा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये शहर जन्नत का एक टुकड़ा है। तुम्हें उसे देखना चाहिए। मीलों मील तक फैला हुआ सागर का किनारा, हरा पानी, नीला आसमान। मेरे अम्मी अब्बा वहाँ सागर के किनारे एक बंगले में रहते हैं। बंगले के पीछे गोल्फ खेलने का मैदान और एक छोटी सी झील है। अब्बा रोज़ गोल्फ खेलते हैं। अम्मी टेनिस पसंद करती हैं और अब्बा कहते हैं कि वो एक ज़बरदस्त बैकहैंड है। उनका एक अफ़गानी रेस्टोरेंट और गहनों की 2 दुकानें हैं। दोनों कारोबार शानदार चल रहे हैं। उसने एक लाल अंगूर तोड़ा और प्यार से उसने उसे सोहराब के मुंह में डाला। इसलिए अगर मुझे रकम की ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें तार देकर मंगवा लूँगा। उसने सोहराब की गर्दन को बगल से चूमा। लड़का थोड़ा घबराया और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। और इसके अलावा मैं रूसियों के खिलाफ पैसे के लिए नहीं लड़ा और ना मैं पैसे के लिए तालिबान में शामिल हुआ। तुम जानना चाहते हो कि मैं उनके साथ क्यों शामिल हुआ? मेरे होठ सूख गए थे। मैंने उन पर जीभ फिराई और पाया कि मेरी जीभ भी सूख गई थी। क्या तुम प्यासे हो? और वो हंसने का नाटक कर रहा था। नहीं, मुझे लगता है तुम प्यासे हो। मैं ठीक हूँ। सच तो ये था कि कमरा अचानक मुझे बहुत गर्म लगने लगा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरी त्वचा में सुइयाँ चुभ रही थी। और क्या ये सचमुच हो रहा था? क्या मैं सचमुच आसिफ के सामने बैठा था? जैसे तुम्हारी मर्जी, जो भी हो। कहाँ था मैं? ओह हाँ हाँ, मैं तालिबान से कैसे जुड़ा। खैर, शायद तुम्हें याद हो, मैं उतना मजहबी नहीं था, लेकिन एक दिन मुझे इल्हाम हुआ। तब मैं जेल में था। सुनना चाहते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊंगा। 1980 में बाराक कारमाल के हुकूमत में आने के ठीक बाद मैंने कुछ दिन जेल में गुजारे। मैं पाले चरखी में था। मुझे एक रात वहाँ तब भेज दिया गया जब कम्युनिस्ट फौजियों का एक समूह हमारे घर में आ घुसा और उसने मेरे अब्बा और मुझे बंदूक की नोक पर अपने पीछे आने को कहा। हरामियों ने इसकी कोई वजह तो बताई नहीं। उन्होंने मेरी अम्मी के सवालों के जवाब भी नहीं दिए। ये कोई राज भी नहीं था। सब जानते हैं कि कम्युनिस्टों में कोई तहजीब नहीं होती। गरीब परिवारों से आते हैं ना, जिनका कोई नाम नहीं होता। वही कुत्ते जो रूसियों के आने के पहले मेरे जूते की नोक चाटने के काबिल नहीं थे, वो मुझे बंदूक की नोक पर हुक्म दे रहे थे। कम्युनिस्ट झंडे अपने कॉलर पर लगाए हुए बुजुर्ग
के ख़त्म होने का शोर कर रहे थे और ख़ुद को तहज़ीब वालों के रूप में पेश कर रहे थे। हर जगह यही हो रहा था। अमीरों को पकड़ो, उन्हें जेल में डालो और काम रोडों के लिए मिसाल कायम करो। जो भी हो, हम 6 लोगों को फ्रिज जितनी बड़ी एक छोटी सी कोठरी में भर दिया गया था। हर रात एक कमांडेंट एक कैदी को कोठरी से खींच निकालता और तब तक पीटता जब तक उसके मोटे चेहरे से पसीना नहीं छलक आता। वो कमांडेंट आधा हज़ारा और आधा उज़्बेक था और सड़े गधे की तरह महकता था। कैदी को पीटने के बाद वो अपनी सिगरेट जलाता और अपने जोड़ों को चटकाते हुए वो चला जाता। अगली रात वो किसी और को चुनता। एक रात उसने मुझे चुना। उससे बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता। मैं 3 दिनों से खून की पेशाब कर रहा था। मेरे गुर्दों में पत्थर थे। अगर तुम्हें कभी गुर्दों में पत्थर नहीं हुए तो तुम मेरी मानो, उस भयानक दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी अम्मी को भी यही बीमारी होती थी। मुझे याद है कि एक बार उसने मुझसे कहा था कि उसे गुर्दे में पथरी का दर्द बर्दाश्त करने के बजाय बच्चे पैदा करने का दर्द ज़्यादा पसंद है। जो भी हो, मैं क्या कर सकता था। तो उन्होंने मुझे बाहर खींचा और लात घूंसे मारना शुरू किया। उसके पास लोहे की नोक वाले घुटनों तक ऊंचे जूते थे, जिन्हें हर रात लातों से मारने के खेल के लिए वो पहनता था। वो उन जूतों को मुझ पर आजमाने लगा। मैं चीखता जा रहा था, वो मुझे मारता जा रहा था और अचानक उसने मेरे बाएं गुर्दे पर लात मारी और पत्थर निकल गया। बस ऐसा ही। हो कैसी राहत थी। हा हा हा। आसिफ हंसा और मैं चिल्लाया, अल्लाह अकबर। और उसने मुझे ज़्यादा ज़ोर से मारा और मैंने हंसना शुरू किया। वो पगला गया, मुझे और ज़्यादा ज़ोर से मारने लगा। वो जितने ज़ोर से मुझे मारता जा रहा था उतने ज़ोर से मैं हंसता जा रहा था। उन्होंने मुझे हंसते हुए ही कोठरी में फेंक दिया। मैं हंसता जा रहा था क्योंकि अचानक मैं खुदा के पैगाम के बारे में जान गया था। वो मेरी तरफ था। वो मुझे एक मकसद के लिए ज़िंदा रखना चाहता था। पता है, कुछ साल बाद लड़ाई के मैदान में मेरी उस कमांडेंट से मुठभेड़ हुई। खुदा भी कितने मज़ेदार काम करता है। मैंने उसे मेमनाह के ठीक बाहर एक खंदक में पाया। उसके सीने में घाव था जिससे खून बह रहा था। उसने तब भी वो बूट पहन रखे थे। मैंने उससे पूछा, क्या मैं उसे याद हूँ? उसने कहा कि नहीं। मैंने उसे वो बात बताई जो तुम्हें अभी बताई है कि मैं कभी कोई चेहरा नहीं भूलता। इसके बाद मैंने उसके अंडकोशों में गोली मार दी। तब से मैं एक मिशन पर हूँ। क्या है ये मिशन? मैंने खुद को कहते हुए सुना। जिना करने वालों को पत्थर से मारना, बच्चों का रेप करना, ऊंची हील पहनने वाली औरतों को मारना पीटना, हज़ारा लोगों का कत्लेआम करना, और सब कुछ इस्लाम के नाम पर। शब्द अचानक मेरे मुंह से फिसलते गए, जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं कुछ कर पाता इससे पहले मेरे मुंह से निकल चुके थे। मैंने चाहा कि काश मैं उन्हें वापस ले लेता, उन्हें निगल लेता, लेकिन वो तो निकल चुके थे। मैंने एक लकीर पार कर ली थी और यहाँ से ज़िंदा निकल पाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो इन शब्दों के साथ ख़त्म हो चुकी थी। आसिफ के चेहरे पर हैरानी का एक भाव आया। थोड़ी देर रहा और गुजर गया। मैं देखता हूँ कि मामला कुल मिलाकर कितना मज़ेदार हो सकता है। उसने नाक से हंसते हुए कहा, लेकिन तुम जैसे गद्दार कुछ चीज़ों को नहीं समझते। जैसे कि क्या? आसिफ की भौं फड़की। जैसे कि अपने लोगों पर, अपने रिवाजों पर, अपनी ज़बान पर नाज करना। अफ़गानिस्तान एक खूबसूरत हवेली की तरह है जहाँ कूड़ा बिखरा पड़ा है और किसी को भी इस कूड़े को हटाना होगा। तो तुम दरवाजे दरवाजे जाकर मज़ार में यही काम कर रहे थे, कूड़ा हटा रहे थे? हाँ, बिल्कुल ठीक। पश्चिमी दुनिया में इसके लिए एक बात कही जाती है, मैंने कहा। वो इसे नस्ली सफाया कहते हैं। ऐसा कहते हैं? वाह, नस्ली सफाया। मुझे अच्छा लगा, इससे बोलना अच्छा लग रहा है। मैं बस ये बच्चा चाहता हूँ। नस्ली सफाया। मानो वो इन शब्दों का जायका ले रहा हो। मुझे बच्चा चाहिए, मैंने फिर कहा। सोहराब ने सरसरी नज़र से मुझे देखा। वो जिबा होते भेड़ की आंखों जैसी थी। उनमें तब भी काजल लगी हुई थी। मुझे याद है कि बकरीद के दिन हमारे पिछवाड़े के आंगन में मुल्ला भेड़ की गर्दन रेतने से पहले उसकी आंखों में काजल लगाता था और चीनी का एक टुकड़ा खिलाता था। मैंने सोहराब की आंखों में एक गुजारिश देखी। मुझे बताओ कि क्यों?
आसिफ ने कहा। उसने सोहराब के कान की लॉ को अपने दांतों से काटा, फिर छोड़ दिया। पसीने की बूंद उसकी बाहों से ढुलकी। ये मेरा मामला है। तुम उसका क्या करना चाहते हो, या फिर उसके साथ क्या करना चाहते हो? ये तौहीन है, मैंने कहा। तुम कैसे जानते हो? क्या तुमने कभी कोशिश की है? मैं उसे एक बेहतर जगह ले जाना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि क्यों? ये मेरा मामला है, मैंने कहा। मैं नहीं जानता कि किस चीज़ ने मुझे इतना रूखा होने के लिए मजबूती दी थी। शायद इस बात ने कि मुझे लग रहा था कि मैं हर हाल में मरने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, आसिफ ने कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी दूर से यहाँ एक हज़ारा लड़के के लिए क्यों आए हो आमिर? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ सचमुच क्यों आए हो? मेरी अपनी वजह है। हो, बहुत अच्छा, आसिफ ने तंज में कहा। उसने सोहराब को पीछे टेबल की दाहिनी तरफ धकेला। सोहराब का कूला टेबल से टकराया, जिससे टेबल उलट गया और अंगूर बिखर गए। वो उन पर चेहरे के बल गिरा। उसकी कमीज़ पर अंगूर के रस के बैंगनी दाग लग गए। जोड़ों पर घंटियों वाला टेबल के पाए अब छत की तरफ उठ गए थे। तो ले जाओ उसे, आसिफ ने कहा। मैंने सोहराब को उठने में मदद की। मैंने उसके पैंट पर जोंकों की तरह चिपक गए अंगूर के टुकड़ों को झाड़ा। जाओ, उसे ले जाओ, आसिफ ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने सोहराब का हाथ पकड़ा। एक छोटा सा था। उसकी त्वचा सूखी हुई और सख्त थी। उसकी उंगलियां मुड़ी। वो मेरी उंगलियों से लिपट गई। मैंने फिर से उस फोटो में सोहराब को देखा, जिस तरह उसने हसन के पैरों से अपनी बाहें लपेट रखी थी, कैसे उसका सर अपने अब्बा के कूल्हे पर टिका हुआ था। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। जब हमने कमरा पार करने लगे तो घंटियां बज उठी। हम दरवाजे तक गए होंगे। बेशक, हमारे पीछे आसिफ ने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसे मुफ्त में ले जा सकते हो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें उसे हासिल करना होगा। तुम क्या चाहते हो? हमारे बीच कुछ बकाया है, मेरे और तुम्हारे बीच, याद है कि नहीं? आसिफ ने कहा। उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। दाऊद खान ने जिस दिन बादशाह को उखाड़ फेंका था, उसके अगले दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं जब भी दाऊद खान का नाम सुनता हूँ, मुझे याद आ जाता है कि मैंने कैसे हसन को आसिफ के चेहरे पर गुलेल ताने हुए देखा था। मुझे हसन की बात याद आ जाती है कि लोग आसिफ को कान खोड़ आसिफ से काना आसिफ कहना शुरू कर देंगे। मुझे याद है कि मुझे हसन की बहादुरी से कितनी जलन हुई थी। आसिफ तब ये वादा करके लौट गया था कि वो आखिर में हम दोनों से निपटेगा। उसने हसन से अपना वादा निभाया था। अब मेरी बारी थी। ठीक है, मैंने कहा। मैं नहीं जानता था कि यहाँ कहने के लिए क्या था। मुझे भीख नहीं मांगनी थी। मैं उसे मज़े लेने देना नहीं चाहता था। आसिफ ने गार्ड्स को कमरे में बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सुनो, उसने उन दोनों को कहा। एक पल में मैं दरवाज़ा बंद करने जा रहा हूँ, और इसके बाद ये और मैं एक पुराना मामला निपटाएंगे। तुम कुछ भी सुनो, तुम भीतर मत आना। सुना तुमने? भीतर नहीं आना। गार्डों ने सर हिलाया। उन्होंने आसिफ को और फिर मुझे देखा। हाँ आगा साहब। आखिर में इस कमरे से हम में से कोई एक ही जिंदा बाहर निकलेगा, आसिफ बोलता गया। अगर ये बाहर निकला तो इसका मतलब होगा कि इसने अपनी आज़ादी जीत कर हासिल की है। तब तुम इसे बाहर जाने देना, समझे? अधेड़ गार्ड ने अपने पांव बदले। लेकिन आगा साहब, अगर ये बाहर निकला तो तुम इसे जाने देना, आसिफ चिल्लाया। दोनों आदमी सहम गए, लेकिन उन्होंने सर हिलाया। वो जाने के लिए मुड़े। उनमें से एक सोहराब के पास गया। उसे छोड़ दो, वो दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। उसे देखने दो, बच्चों के लिए सबक अच्छी चीज़ होती है। गार्ड चले गए। आसिफ ने अपनी तस्बीर रख दी। उसने अपनी काली बंडी के सीने की जेब में हाथ डाले। उसमें से उसने जो चीज़ बाहर निकाली, उससे मुझे थोड़ी सी हैरानी नहीं हुई। स्टील का चमकता हुआ पंजा। उसने अपने बालों में जेल लगा रखी थी और उसके मोटे होठों पर क्लार्क गैबल की तरह पतली मूछें थी। जेल से कागज़ का हरा सर्जिकल कैप पूरी तरह भीगा हुआ था और उस पर अफ्रीका जैसा नक्शा बन गया था। मुझे इसके बारे में याद है, वो चीज़ और उसके गहरे रंगत वाले गले में लटकती हुई सोने की चैन जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था।
वो झुका हुआ मुझे देख रहा था और एक ऐसी ज़बान बोल रहा था जिसे मैं नहीं समझ पा रहा था। मुझे लगा कि वो उर्दू बोल रहा था। मेरी आंखें उसके गले की उभरी हुई हड्डी पर टिकी हुई थी। वो ऊपर नीचे हो रही थी। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो कितना बड़ा है। वो कहीं अधिक जवान दिख रहा था, मानो टीवी पर रोज़ दिखाए जाने वाले किसी विदेशी धारावाहिक का कलाकार हो। लेकिन मैं बस बुदबुदा सका। मुझे लगता है कि मैंने उसे अच्छी टक्कर दी। मुझे लगता है कि मैंने उसे अच्छी टक्कर दी। मैं नहीं जानता कि मैंने आसिफ को अच्छी टक्कर दी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने दी होगी। मैं कैसे दे सकता था जब मैं पहली बार किसी से लड़ रहा था? मैंने अपनी ज़िंदगी में उतने घूसे कभी नहीं खाए थे। आसिफ से मेरी लड़ाई की याद हैरत अंगेज़ रूप से सजीव और लंबी है। मुझे याद है कि आसिफ ने लोहे का अपना पंजा पहनने से पहले संगीत चला दिया था। एक मौके पर नमाज पढ़ने का गलीचा, जिस पर अंडाकार घेरे में मक्का बुना हुआ था, दीवार से मेरे सर पर गिर गया। उसकी धूल से मुझे छींक आ गई। मुझे याद है कि आसिफ मेरे मुंह में अंगूर ठूस रहा था। मुझे उसकी गुर्राहट, थूक में सने उसके दांत, उसकी नाचती हुई खूनी आंखें सब याद है। एक मौके पर उसकी पगड़ी गिर गई, जिससे उसके कंधों तक लंबे भूरे बाल खुल गए। और बेशक अंत भी याद है। मैं अब भी उसे साफ साफ देख सकता हूँ। मुझे वो हमेशा इतना ही साफ याद रहेगा। सबसे अधिक मुझे ये याद है कि तीसरे पहर की धूप में उसके पीतल के पंजों का चमकना। मुझे याद है कि शुरुआती कुछ हमलों तक वो कितने ठंडे थे और मेरे खून में रंग कर वो कैसे गर्म हो गए थे। दीवार पर फेंके जाने पर मेरी पीठ में एक कील चुभ गई थी, जो कभी तस्वीर टांगने के काम आती होगी। सौरभ चीख रहा था। तबला, हारमोनियम और एक दिलरुबा। मुझे दीवार पर उछाल दिया गया। पंजे मेरे जबड़े पर बज रहे थे। मेरे दांत मेरे गले में फंस गए थे। मैं उन्हें निगलते हुए उन अनगिनत घंटों के बारे में सोच रहा था जब मैं उन्हें धागे और ब्रश से साफ किया करता था। मुझे दीवार पर उछाल दिया गया। मैं फर्श पर पड़ा था। मेरे ऊपरी होठ से खून रिसकर बैंगनी गलीचे पर फैल रहा था। मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मैं फिर से कब सांस लेने के लायक हो पाऊंगा। मेरी चटकती हुई पसलियों की आवाज़ पेड़ों की उन डालियों की आवाज़ों की तरह लग रही थी जिन्हें हसन और मैं फिल्मों के सिंदबाद की तरह तलवारबाजी करने के लिए तोड़ा करते थे। सौरभ चीख रहा था। मेरे चेहरे का किनारा टीवी स्टैंड के कोने पर लगा था। फिर से वही चटकने की आवाज़, इस बार मेरी बाईं आंख के ठीक नीचे। संगीत बज रहा था। सौरभ चीख रहा था। उंगलियां मेरे बालों को पकड़ रही थीं और मेरे सर को पीछे की ओर खींच रही थी। स्टील चमक रहा था। वो फिर उछला। फिर से वही चटकने की आवाज़, इस बार मेरी नाक पर। दर्द से दोहरा होते हुए मैंने गौर किया कि मेरे दांत अपनी जगह पर नहीं हैं। मुझे लात मारी गई। सौरभ चीख रहा था। मैं नहीं जानता कि किस पल मैंने हंसना शुरू किया, लेकिन मैं हंसने लगा। हंसने से दर्द होता था। मेरे जबड़े दुखते थे, मेरी पसलियाँ दुखती थी, मेरा गला दुखता था, लेकिन मैं तो हंसता जा रहा था। और मैं जितनी तेज़ी से हंसता उतनी ही तेज़ी से उसने मुझे लात मारे, घूंसे मारे, मुझे खरोचा। हंसी क्यों आ रही है तुमको? हर हमले के साथ आसिफ गरज रहा था। उसके थूक मेरी आंखों में पड़ा। सौरभ चीख रहा था। इतनी हंसी क्यों आ रही है? आसिफ गरज कर बोला। पसलियां फिर चढ़कीं, इस बार बाईं तरफ की निचली वाली पसलियां। इतनी मज़ेदार ये बात थी कि 1975 की सर्दियों के बाद पहली बार मैंने सुकून महसूस किया। मैं हंसा क्योंकि मैंने देखा कि मेरे दिमाग के किसी छुपे हुए कोने में मैं इसकी आस लगाए हुए बैठा था। मुझे वो दिन याद है जब पहाड़ी पर मैंने हसन को अनार से मारा था और उसे उकसाने की कोशिश की थी, और वो बस वहाँ खड़ा रहा था बिना हिले डुले, और अनार का रस उसकी कमीज़ से खून की तरह रिस रहा था। इसके बाद उसने मेरे हाथ से अनार ले लिया और अपने माथे पर तोड़ लिया। अब आपको तसल्ली हो गई? वो फुफकारा था। अब आपको बेहतर लग रहा है? तब मैं खुश नहीं था और ना ही मुझे बेहतर लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मुझे बेहतर लग रहा था। मेरा बदन टूट गया था। वो कितनी बुरी तरह टूटा था ये बाद में मुझे पता लगा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जख्म भर गया है। आखिरकार जख्म भर गया है। मैं हंसा। और तब अंत आया। उस बात को मैं कब्र तक साथ ले जाऊंगा। मैं ज़मीन पर पड़ा हंस रहा था।
आसिफ मेरे सीने को अपने पाँवों के बीच में दबाए खड़ा था। उसके चेहरे पर पागलपन सवार था। उसके चेहरे के गिर्द लटकते उलझे हुए बाल मेरे चेहरे से कुछ इंच ऊपर डोल रहे थे। उसका खाली हाथ मेरे गले को दबाए हुए था। लोहे के पंजे वाला उसका दूसरा हाथ उसके कंधों के ऊपर से तना हुआ था। एक और हमले के लिए उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। तभी बस, एक महीन आवाज़ आई। हम दोनों ने उस तरफ देखा। अब और नहीं। मुझे कुछ याद आया। मुझे वो बात याद आई जो यतीम खाने के नाजिम ने मेरे और फरीद के लिए दरवाज़ा खोलते हुए कही थी। क्या नाम था उसका? ज़मान। ज़मान, हाँ, उसे उस चीज़ से अलग नहीं किया जा सकता। उसने कहा था वो जहाँ भी जाता है उसको अपनी पैंट की कमर में खोसे रहता है। अब और नहीं। काजल मिले आंसुओं की लकीरें उसके गालों पर बह रही थीं। उसके गालों पर लगा रोज़ खराब हो रहा था। उसका निचला होठ कांपा। उसकी नाक बह रही थी। बस, वो फटी हुई आवाज़ में बोला। उसका हाथ उसके कंधों के ऊपर तक खिंचा हुआ था। उसने रबड़ की पट्टी के सिरे पर बंधे चमड़े के प्याले को पकड़कर पीछे तक तान रखा था। उस कटोरे में कुछ था, कोई चमकदार और पीली सी चीज़। मैंने खून में सनी अपनी आंखें मिचमिचाई तो देखा कि ये पीतल की घंटी थी। उन घंटियों में से एक जो टेबल के नीचे बंधी हुई थी। सौराब ने गुलेल को आसिफ के चेहरे पर तान रखा था। और नहीं आगा, उसने सूखी और कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, इन्हें मारना बंद कीजिए। आसिफ ने मुंह हिलाया, लेकिन उससे आवाज़ नहीं निकली। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार उसने कहा। मेहरबानी करके बस कीजिए, सौराब ने कहा। उसकी हरी आंखों से काजल के साथ मिलकर फिर से आंसू बहने लगे। नीचे कर इसे हज़ारा, नीचे कर, वरना मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा ये उसके आगे कुछ नहीं होगा। आंसुओं का रेला बह चला। सौराब ने सर झटका। मेहरबानी कीजिए आगा, रुक जाइए। नीचे कर, उन्हें अब मत मारिए। नीचे कर, मेहरबानी कीजिए, इसे नीचे कर, बस इसे नीचे कर। आसिफ ने मेरा गला छोड़ दिया। वो सोहराब की तरफ लपका। सोहराब ने कप छोड़ दी। गुलेल से ट्वीट की आवाज़ आई और अब आसिफ चीख रहा था। उसने अपने हाथ वहाँ रख रखे थे जहाँ बस एक पल पहले उसकी बाईं आँख हुआ करती थी। उसके उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। खून और कोई और चीज़, सफ़ेद रंग की जेल जैसी कोई चीज़। इसे विट्रेस फ्लूइड कहते हैं। मैंने साफ साफ सोचा, मैंने इसे कहीं पढ़ा है। विट्रेस फ्लूइड, आँख में भरा हुआ रंगहीन द्रव। आसिफ गलीचे पर लुढ़क गया। लुढ़कते हुए वो दर्द से चीखता जा रहा था। उसके हाथ अब भी उसके खून से सने खोखल को ढके हुए थे। आइए चलें, सौराब ने कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। मेरी टूटी हुई देह का हर इंच दर्द से करहा रहा था और हमारे पीछे आसिफ दर्द से चीखता जा रहा था। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वो चीखा। मैंने लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। गार्डों की आंखें फैल गई जब उन्होंने मुझे देखा। मुझे जानने की इच्छा हुई कि मैं कैसा दिख रहा था। हर सांस के साथ मेरा पेट दर्द कर रहा था। एक गार्ड ने पश्तो में कुछ कहा और तब पीछे उन्होंने सीटी बजाई और उस कमरे की तरफ भागे जहां आसिफ पड़ा चीख रहा था, चले जाओ। चलिए, सोहराब ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, चलिए चलें। मैं गलियारे में लड़खड़ा कर गिर गया। सोहराब का नन्हा सा हाथ मेरे हाथों में था। मैंने अपने कंधों के ऊपर से पीछे की तरफ आखिरी बार निगाह डाली। गार्ड आसिफ के पास जमा हो गए थे और उसके चेहरे पर कुछ कर रहे थे। अब मैं समझा, पीतल की घंटी अब भी उसकी आंख के खोखल में अटकी हुई थी। पूरी दुनिया ऊपर नीचे डोल रही थी, दाएं बाएं झूल रही थी। मैं सोहराब के सहारे झुका लंगड़ाते हुए चल रहा था। ऊपर आसिफ किसी जख्मी जानवर की तरह चीखता जा रहा था। हम बाहर निकले। वहाँ अभी दिन की रोशनी थी। मेरी बाँह सोहराब के कंधे पर लिपटी थी। मैंने फरीद को अपनी तरफ लपकते हुए देखा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसने कहा। उसकी आंख मेरी नज़र के घेरे में आई। उसने मेरी बाँह अपने कंधे के गिर्द लपेट ली और मुझे उठाया। दौड़ते हुए वो मुझे ट्रक तक ले आया। मैं सोचता हूँ कि मैं चीखा था। मैंने रास्ते पर उसकी चप्पलों को थपथपाते हुए देखा। वो उसकी काली सख्त एड़ी पर बज रही थी।
सांस लेने में दर्द हो रहा था। इसके बाद मुझे लैंड क्रूज़र की छत दिखी। पिछली सीट का गंदा और फटा गद्दा दिखा। मुझे दरवाजे के खुलने की डिंग 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 सुनाई थी। मुझे ट्रक के आसपास दौड़ते हुए कदमों की आहटें सुनाई थी। फरीद और सोहराब ने एक दूसरे से कुछ कहा। ट्रक के दरवाजे ज़ोर से बंद हुए और गरजते हुए इंजन स्टार्ट हुआ। गाड़ी झटके से आगे की ओर बढ़ी और मैंने अपने माथे पर एक नन्हे से हाथ को महसूस किया। मैंने सड़कों पर लोगों की आवाज़ें और कुछ चीखें सुनी। मैंने खिड़की से धुंधले पेड़ों को पीछे की तरफ भागते हुए देखा। सोहराब रो रहा था, सुबक रहा था। फरीद अब भी दोहराए जा रहा था, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका मतलब था कि मैं बचकर निकल आया था।